हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं फार्माकोथेरापेटिक चैप्टर नंबर 11 का पार्ट नंबर 2। हम लोग जो पढ़ रहे थे साइकियाट्रिक डिसऑर्डर, तो इसका ये दूसरा पार्ट है। तो आज का हमारा टॉपिक है एंजाइटी। तो एंजाइटी क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन पढ़ने से पहले आप एक वर्ड में इसको समझिए कि जिसको अपने यहाँ उर्दू में या हिंदी में बोला जाता है चिंता करना। किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा फिक्र करना, चिंता करना या किसी चीज़ से घबरा जाना, उसी को बोलते हैं एंजाइटी। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन क्या है वो देख लेते हैं। तो एंजाइटी इज ए फीलिंग ऑफ फियर, अनइजीनेस दैट मे मेक ए पर्सन स्वेट। ये स्वीट नहीं है, मीठा नहीं है, ये स्वेट है, पसीना वाला। ठीक है ना, स्पेलिंग सही कर लीजिएगा, मैं पीडीएफ में सही कर दूंगा इसको। ठीक है, रेस्टलेसनेस, टेंशन एंड हैव ए रैपिड हार्ट बीट। एंजाइटी क्या है, तो एंजाइटी एक फीलिंग है डर की और अनइजीनेस की। ठीक है ना, यानी आदमी के अंदर जो एक डर की फीलिंग आती है, आदमी घबरा जाता है किसी चीज़ से। जैसे पैनिक कंडीशन आई तो बहुत ज़्यादा घबरा गया, जैसे कि कोरोना आया तो कोरोना में क्या है, बहुत सारे लोग एकदम बहुत ज़्यादा पैनिक हो गए, एंजाइटी में आ गए, चिंता में आ गए कि क्या होगा, अब तो हमारे पे अब क्या होगा, अब तो यहाँ पे भी हमारे गांव में भी फैल जाएगा, हमारे घर में भी आ जाएगा, अब मेरा तो सब किया कराया बर्बाद हो जाएगा। मैंने तो 30 साल पढ़ के एक डिग्री हासिल की, सोचा कि अब पैसा कमाऊंगा, यहाँ मौत आ जा रही है। अब समझ में आ रही बात। तो अभी हुआ कुछ नहीं, लेकिन वो घबरा रहा है आगे की सोच के। ऐसे ही मान लीजिए घर बनाया और जलजला आ रहा है किसी दूसरी कंट्री के अंदर, जैसे कि अभी मान लीजिए टर्की में आया, और ये मतलब अंदाज़ा लगाने लगा कहीं ऐसा ना हो कि हमारे इंडिया में भी आ जाए। मैंने तो 10 लाख रुपए लगा के घर बनाया है, कहीं मेरा घर न गिर जाए। तो पैनिक कंडीशन में आ रहा है। ये समझ में आ रही बात। तो जो अभी हुआ नहीं है उसको आगे की चीज़ों के बारे में सोच सोच के, चिंता करके, फिक्र करके आदमी जो घबराता है उसी को बोलते हैं एंजाइटी। ठीक है, नॉर्मल टाइप की एंजाइटी है, जैसे कि मान लीजिए किसी चीज से घबराना नॉर्मली होता है, तो वो नहीं। जैसे कि मान लीजिए एकदम से आप जा रहे थे और कुत्ता भो भो करने लगा तो आप घबरा गए, तो वो एंजाइटी नहीं है। आप एग्जाम दे रहे थे और मान लीजिए आप चीटिंग भी कर रहे थे। ठीक है, आप एग्जाम दे रहे हैं, चीटिंग कर रहे हैं, एकदम से एग्जामिनर ने आपको देख लिया कि आप चीटिंग कर रहे हैं, तो आप घबरा जाते हैं। तो ये एक तरीके से मतलब एंजाइटी इसको नहीं कहेंगे, ये आप मतलब एक थोड़ी देर के लिए होता है। एंजाइटी ये होता है कि आगे की आप सोच के किसी चीज़ को और घबराते हैं, परेशान होते हैं, पैनिक कंडीशन में आते हैं कि अब क्या होगा मेरे साथ में। समझ में आ रही बात। तो वो होता है एक तरीके से एंजाइटी। ठीक है, उसके लिए दवा वगैरह चलाई जाती है। अब वो एंजाइटी क्या होता है, उसमें आदमी को पसीना भी, जब आदमी एंजाइटी जब होती है किसी को तो उसमें पसीना वगैरह आने लगता है, आदमी बेचैन हो जाता है, टेंशन में आ जाता है। ठीक है, उसका हार्ट रेट बढ़ जाता है। जैसे कि मान लीजिए आपको कोई टेस्ट देने जाना है, कोई इंटरव्यू देने जाना है, तो एंजाइटी आगे की सोच के जो आदमी चिंता करता है, फिर उसको दिक्कत वगैरह होने लगती है, नींद उसकी भाग गई, इस टाइप की जो दिक्कतें आती हैं उसमें, तो उसके लिए हम लोग क्या है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंजाइटी बोलते हैं, और उसके लिए दवा वगैरह चलाने की जरूरत पड़ती है। इतनी डेफिनेशन इसके लिए काफी है, लेकिन फिर भी अगर टाइप पूछ लेता है तो आप ये इतने सारे टाइप्स हैं आप डाल दीजिएगा। एक है पैनिक डिसऑर्डर, यानी किसी कंडीशन की वजह से पैनिक में आ गया, जैसे कोरोना हो गया। ठीक है, होता है फोबिया। फोबिया का मतलब होता है डर, एक ही बात है फोबिया और पैनिक। ठीक है ना, फोबिया का मतलब होता है डर, किसी चीज का डर आदमी को सताने लगता है। समझ में आ रही बात। जैसे कि मान लीजिए आप किसी एरिया में रह रहे हैं, वहां पे चोर वगैरह बार बार आ रहे हैं, तो उस चोरों का एक डर आ गया आपके अंदर। ऐसे ही किसी को क्या होता है, पानी वगैरह से डर लगने लगता है। ठीक है, बिजली कड़क रही है तो उसकी वजह से डर लगने लग जा रहा है, तो वो फोबिया अलग अलग टाइप का हो सकता है। ऐसे ही कुछ लोगों को क्या है, सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर हो जाता है, यानी जब वो लोगों के बीच में जाते हैं, समाज में जाते हैं, तो उसमें वो घबरा जाते हैं, लोगों से मतलब बातचीत नहीं कर पाते हैं, वहां से भागते हैं। तो ये भी एक तरीके की दिक्कत हो सकती है, एंजाइटी हो सकती है। एक होता है सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर। इसका मतलब ये है कि किसी से उसकी जुदाई हो रही है, कि हो रही है या होने वाली है, तो उसके चिंता में वो क्या है, अभी से घुलने लग जा रहा है, परेशान हो रहा है, एंजाइटी में आ रहा है। तो ये भी एक तरीके की एंजाइटी हो सकती है। ऐसे ही क्या है, किसी बीमारी के बारे में वो सोच के, पहले से ही सोच सोच के मतलब वो बीमार पड़ने लग जा रहा है कि मुझे कहीं डायबिटीज ना हो जाए, कहीं मुझे HIV ना हो जाए, और सोच सोच के बीमार पड़ रहा है। कोई भी बीमारी हो सकती है, यह भी एक तरीके का एंजाइटी हो सकता है। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, तो ये मतलब ये कि आदमी जब ट्रॉमा कंडीशन में जाता है तो उससे पहले की जो कंडीशन होती है वो होता है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। तो ये भी एक तरीके का एंजाइटी होता है।
तो जब ट्रोमा में जाता है आदमी तो उसमें तो बहुत ज़्यादा वो सदमे में चला जाता है, कभी तो उसकी वजह से आदमी की आवाज़ भी बंद हो जाती है, वो तो एक आगे की चीज़ है। उससे पहले आदमी पहले घबराता है, तो वो भी एक तरीके का एंजाइटी होती है। अब इसकी एटियोलॉजी क्या है, तो केमिकल इम्बैलेंस की वजह से हो सकता है, तो जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो इम्बैलेंस हो गए तो उसकी वजह से भी एंजाइटी हो सकता है। इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से हो सकता है, मान लीजिए कहीं का क्लाइमेट अच्छा नहीं है, बहुत ज़्यादा खराब है, ठीक है, या जो सोशल लोग हैं उन वो अच्छे नहीं हैं, या जो इसका चाल चलन है वो अच्छा नहीं है, इसकी जो डाइट है वो अच्छी नहीं है, ये क्या कहते हैं स्मोकिंग वगैरह कर रहा है, बहुत ज़्यादा अल्कोहल वगैरह पी रहा है, तो इसकी वजह से भी क्या है, मतलब ये एंजाइटी हो सकती है। और एक जेनेटिक प्रॉब्लम भी हो सकता है, हेरिडिटी की वजह से भी एंजाइटी हो सकती है। अब इसके पैथोजेनेसिस क्या है, आप बुक्स वगैरह में देखेंगे तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बना रखा है इसको। मैंने इसको किसी हद तक आसान करने की कोशिश की है। अगर ये पैथोजेनेसिस आपको समझ में आ रहा है और अच्छा लग रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, इसलिए कि मुझे भी ना इसका नोट्स बनाने में सबसे ज़्यादा टाइम इसी में लगता है, पैथोजेनेसिस को आसान करके और सेट करके बनाने में, ठीक है। और आप लोग व्हाइट बैकग्राउंड में पीडीएफ मांगते हो बार बार, लेकिन अब ये जैसे ये आप देख रहे हैं ना, इसको जब मैं A4 साइज में ले जाता हूँ या व्हाइट बैकग्राउंड में बनाने जाता हूँ तो ये जो दिख रहे हैं ना, ये जो बॉक्सेस वगैरह है ये सब गायब हो जाते हैं, ये एरोज वगैरह ये सब गायब हो जाते हैं। अब इसको पूरा फिर से सेट करना पड़ता है तो बड़ा टाइम लगता है, इसीलिए मैं बायोकेमिस्ट्री का मतलब जल्दी से बना नहीं पा रहा हूँ, उसमें बहुत ज़्यादा इस टाइप की चीज़ें हैं। अब वो जब व्हाइट बैकग्राउंड में ले जाते हैं तो ये सब गायब हो जाते हैं, और फिर जब A4 साइज में ले जाते हैं तो फिर ये और ज़्यादा इधर उधर भाग जाते हैं, तो पूरा मतलब अलग से सेटिंग समझ लिए करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता है इसमें। तो अब इसकी पैथोजेनेसिस क्या है, तो कोई भी एटियोलॉजिकल फैक्टर, मान लीजिए केमिकल इम्बैलेंस हो गया या क्या कहते हैं कोई इन्वायरमेंटल फैक्टर है, कुछ भी है, तो उसकी वजह से क्या होगा, एबनॉर्मल फंक्शन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, जो न्यूरोट्रांसमीटर है उनका फंक्शन भी क्या हो जाता है, उनका फंक्शन भी एबनॉर्मल हो जाता है, सही तरीके से नहीं होता है। अब जैसे कि न्यूरोट्रांसमीटर कौन से, नॉरएपिनेफ्रिन हो गया, सेरोटोनिन हो गया, डोपामिन हो गया, ठीक है, और भी हैं एक दो। तो फिर क्या होगा, जब इनका फंक्शन एबनॉर्मल होता है तो हमारा हिप्पोकैम्पस और सिंगुलेट गाइरस है वो इंड्यूस करते हैं थ्रेट, ये हमारे समझिए ब्रेन का हिस्सा है, हिप्पोकैम्पस एंड सिंगुलेट गाइरस, तो वो क्या करते हैं, थ्रेट इंड्यूस करते हैं, यानी वहां से थ्रेट या डर या फियर जन्म लेता है, वो पैदा करते हैं, इंड्यूस करते हैं, यानी वो बनाते हैं समझ एक तरीके से। फिर उसके बाद क्या होता है, हमारे ब्रेन का एक हिस्सा है एमिगडाला, वो क्या करता है, उस थ्रेट को डिटेक्ट करता है, उसको पहचानता है, ठीक है। जब उसको पहचानता है तो फिर उसके बाद होता है एक्टिवेशन। किसका एक्टिवेशन होता है, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एड्रिनल कॉर्टेक्स एक्सिस। सिर्फ इतना याद रखिए कि हमारा जो एड्रिनल ग्लैंड है उसका जो कॉर्टेक्स होता है वो एक्टिव हो जाता है, फिर उसके बाद क्या करता है, इंक्रीज करता है कोर्टिसोल रिलीज, ठीक है ना। वहां से कोर्टिसोल जो रिलीज होता रहता है उसका सिक्रेशन बढ़ जाता है, ठीक है ना। इसका जो क्या कहते हैं रिलीज, जो सिक्रेशन है कोर्टिसोल का, ये हमारे एड्रिनल ग्लैंड से निकलने वाला एक हार्मोन होता है जिसको हम लोग स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसका सिक्रेशन क्या होता है, बढ़ जाता है, और जब स्ट्रेस हार्मोन का सिक्रेशन बढ़ता है फिर वो हमारे ब्रेन के और बॉडी और हमारे बॉडी के दूसरे पार्ट से जब इंटरेक्ट करता है तो एक कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म अकर करता है, ठीक है ना। एक कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म वहां पे होता है जो मतलब अच्छे से डिफाइन नहीं है, तो जब वो पूरा मैकेनिज्म होता है कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म तो उसके बाद एंजाइटी डिसऑर्डर क्रिएट होता है, उत्पन्न होता है, ठीक है। तो एक मैकेनिज्म, एक पैथोजेनेसिस ये हो गया यहाँ से इधर, और दूसरा यहाँ से, यही यहाँ से एक और इधर से शुरू होता है, तो आप कोई सा भी लिख देंगे आपका काम चल जाएगा, ठीक है ना। तो एमिगडाला जो है उसने डिटेक्ट किया थ्रेड को, उसके बाद फिर क्या होता है, एक्टिवेशन ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एंड एड्रिनल मेडुला। तो जो हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है वो एक्टिव हो जाता है और हमारा जो एड्रिनल मेडुला है वो एक्टिव हो जाता है। फिर उसके बाद वहां से रिलीज शुरू हो जाता है किसका, एपिनेफ्रिन का। ये भी कहां से रिलीज होता है एपिनेफ्रिन, ये भी एक तरीके का समझिए केमिकल है या न्यूरोट्रांसमीटर या हार्मोन है समझिए, ठीक है। तो ये भी हमारे एड्रिनल ग्लैंड से ही रिलीज होता है, और ये भी जो कॉर्टिसोल है ये भी एड्रिनल ग्लैंड से ही रिलीज होता है, ठीक है। तो जब एपिनेफ्रिन का रिलीज और क्या कहते हैं सिक्रेशन बढ़ता है तो फिर क्या होता है, स्ट्रेस हार्मोन, ये भी स्ट्रेस हार्मोन है, ठीक है ना। तो स्ट्रेस हार्मोन इंटरेक्ट विद ब्रेन एंड अदर बॉडी पार्ट्स, तो ये हमारे ब्रेन के और दूसरे जो बॉडी के पार्ट्स है उसके साथ में इंटरेक्ट करता है, तो फिर एक कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म, एक फेनोमेनन अकर होता है। उसके बाद फिर क्या होता है, एंजाइटी डिसऑर्डर होता है, आदमी को क्या होता है, एंजाइटी हो जाती है।
क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में क्या है इसके, तो कोल्ड और स्वेट हैंड, आदमी का हाथ तो क्या ठंडा हो जाएगा या पसीना आने लग जाता है, भीग जाता है, आदमी एंजाइटी में आता है। ऐसे आदमी का जो माउथ है वो क्या होता है, ड्राई हो जाता है, आदमी की हार्ट रेट बढ़ जाती है, और क्या कहता है, आदमी को डर लगने लगता है और उसको अनईजी फील होने लगता है। ये समझता है कि आगे तो मुझे अब काम बहुत बड़ा मुश्किल है, अब तो मेरे से होने वाला नहीं है। ऐसे आदमी को स्लीप में दिक्कत होने लगती है, आदमी को नींद नहीं आती है, नौजिया भी हो सकता है, मतली वगैरह भी आ सकती है। नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में क्या है, तो उसके लिए बताया जाता है कि आदमी एक्सरसाइज करे, अच्छी नींद ले, खूब मेडिटेशन करे। मेडिटेशन करने में आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन मेरा जो मानना है कि मेडिटेशन में क्या करना चाहिए, तो मेडिटेशन में अपने पैदा करने वाले को याद करना चाहिए। समझ में आ रही बात, उसकी क्या है, उसकी प्रशंसा करनी चाहिए, उससे दुआएं मांगनी चाहिए, उसकी बड़ाई बयान करना चाहिए। समझ में आ रही बात, उसकी क्या है, बड़ाई बयान करना चाहिए। तो इस तरीके से आपके दिल को सुकून मिलता है। मैंने दूसरे ग्रंथों को बहुत ज़्यादा पढ़ा नहीं है, लेकिन मैंने कुरान को पढ़ा, उसमें बताया गया है। तो अगर आप दिल का सुकून चाहते हैं तो आपको चाहिए कि अपने एक पैदा करने वाले, अपने एक ईश्वर को दिल से याद करिए। इससे आपके दिल को सुकून मिलता है। दिल का सुकून का मतलब होता है कि आपके मन को शांति मिलती है। ठीक है, तो मेडिटेशन भी करना चाहिए, और आपको जो भी मालूम हो, जो भी तरीका हो मेडिटेशन का, वो कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे आदमी को हेल्दी डाइट लेना चाहिए। अल्कोहल और सिगरेट वगैरह और ऐसी कैफीन वाली जो चीज़ें हैं उससे आदमी को बचना चाहिए। और इसके लिए एक कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी भी अप्लाई की जाती है। अब ये क्या होता है कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, ये पूरा प्रोसेस होता है जो फर्स्ट पार्ट में मैंने इसको बताया है। यानी जो साइकियाट्रिस्ट होते हैं वो लोग क्या करते हैं, आदमी को काउंसिल वगैरह करते हैं, उसकी पूरी निगरानी करते हैं और बताते हैं कि आपको इस वक्त ऐसे करना चाहिए, आपको ऐसे करना चाहिए। तो इस तरीके से आदमी के मेंटल डिसऑर्डर को वो ठीक करते हैं। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट क्या है, तो एंटी एंजाइटी जो ड्रग है वो इसमें चलाई जाएंगी, जैसे कि बेंजोडाइजेपिन है। तो बेंजोडाइजेपिन एक पूरी क्लासिफिकेशन है, समझिए। तो इसके अंदर आती है जैसे कि अल्प्राजोलाम, डाइजेपाम, निट्राजेपाम, क्लोनाजेपाम, और इसमें दूसरी दवा हम लोग यूज करते हैं एंटी डिप्रेसेंट ड्रग। ठीक है, जैसे कि आप इसको भी पढ़ चुके हैं एंटी डिप्रेसेंट वाली, जैसे कि एमिट्रोप्टिलिन हो गया, एमिप्रामीन हो गया, फ्लुओक्सेटिन हो गया। ठीक है, ऐसे इसमें बीटा ब्लॉकर भी देते हैं, जैसे प्रोप्रेनोलोल हो गया। तो ये जो होता है प्रोप्रेनोलोल, असल में ये एंजाइटी को ठीक नहीं करता है, बल्कि एंजाइटी की वजह से कुछ जो सिम्टम्स आते हैं उसको ये रिड्यूस करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि किसी का हार्ट रेट बढ़ गया है, हार्ट बीट को ठीक करने के लिए ये यूज किया जाता है। ऐसी आदमी को शेकिंग हो रही है, ट्रेम्बलिंग हो रही है, कांप रहा है, ठीक है, तो ऐसी अगर सिम्टम्स आते हैं तो उसमें हम लोग बीटा ब्लॉकर देते हैं। ये जो टॉपिक था यहीं पे कंप्लीट हो रहा है। फिर हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट पार्ट में, उसमें हम लोग पढ़ेंगे साइकोसिस के बारे में। तो अगर ये हमारी कोशिश अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। इसको एक साथ इसलिए नहीं पढ़ाता हूँ सारा, इसलिए कि बहुत सारे हमारे स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो एक टॉपिक सर्च करते हैं, उनके लिए भी आसानी होती है। और दूसरे अगर आपको पूरा एक साथ पढ़ा दूँ ना तो थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा कि ये डिप्रेशन हो गया, एंजाइटी हो गया और साइकोसिस, तीनों को एक साथ अगर पढ़ा दूँ मैं आपको तो आपको याद रखने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। समझ में आ रही बात है, आप इसके कंफ्यूजन में आ जाएंगे कि ये किसका फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में कौन सा था, उसके फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में कौन सी दवाएं थी, उसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या था, इसलिए अलग पढ़ाता हूं। तो जब एक पार्ट आप देख लेते हैं, आपके दिमाग में थोड़ा सा बैठ जाता है, आप थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, फिर हो सकता है कि आप दूसरा पार्ट देखें, तो इस तरीके से चीज़ें थोड़ा सा मेमोराइज होती हैं अच्छे से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।